हे फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है बुक ऑडियो की दुनिया में, जहां पर आप सुनते हैं प्यारी प्यारी और अच्छी अच्छी कहानियां और कविताएं मेरे साथ, यानी कि आपकी दोस्त और होस्ट एलजी के साथ हमेशा। तो आज की कहानी जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं, ये लिखी है डॉक्टर निधि अग्रवाल जी ने और इस कहानी का शीर्षक है मोहर। तो चलिए सुनते हैं कहानी मोहर। मैंने एक अलसाई दृष्टि अपनी चारों तरफ डाली। कहीं कुछ उमंगित करता नहीं दिखाई दिया। सब मेरे जीवन जैसा ही नीरस। मैं वापस अपना फोन स्क्रॉल करने लगी। कुछ भी मतलब का ना पाकर मैंने फोन से नजर उठाई तो इस बार सामने दूध से नहाए एक लड़के को एक हाथ में फोन और एक में लैपटॉप लिए अपने कंधे पर टंगे इफल बैग के साथ संघर्षरत देखा। गतिमान एक्सप्रेस में कोच के बीच 40 नंबर के आसपास की सीट मिलने का एक फायदा यह है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा लेग स्पेस और एक टेबल मिल जाती है। उसने भी अपना लैपटॉप टेबल पर रख फोन पर बात करते करते ही अपना बैग नियत स्थान पर रखा और बैठ गया। अनजाने ही नजर टकराई और पकड़े गए। चोर की भांति घबराकर मैं खिड़की से बाहर देखने लगी। इस क्षण भर की दृष्टि में उसकी फ्रेंच दाढ़ी और महीन मूंछों के अतिरिक्त कुछ मैं देख पाई तो वह था दाईं आंख के ऊपर पड़ा चोट का गहरा निशान, जिसे देखकर कुछ पुरानी स्मृतियां जरूर जहन में उभर आईं और चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। मैंने चोर निगाहों से एक बार पुनः उसका अवलोकन किया। वह खड़ा होकर अपने बैग में से मोबाइल चार्जर निकाल रहा था। गहरी नीली रंग की डेनिम की एंकल लेंथ फिटेड जीन्स और उस जैसी ही झक सफेद शर्ट। चलो, आगरा तक भी गया तो आधा सफर तो खुशनुमा गुजर ही जाएगा। उसका परफ्यूम जाने क्यों मुझे जाना पहचाना लग रहा था, पर अभी मैं परफ्यूम का नाम याद न करके यह याद करने की कोशिश में थी कि बंटी के चेहरे पर यह निशान किस तरफ रहा होगा। किंतु 16 साल पहले की स्मृतियों को मूर्त कर पाना संभव न हुआ, पर धुंधली ही सही चलचित्र की भांति घटनाएं दृष्टिगोचर अवश्य होने लगी। शारदीय नवरात्रि का समय हम सभी लड़कियों के लिए बेहद उल्लास का समय होता था। प्रतिदिन सब एकत्रित होती, चबूतरा सजाती, बबूल की टहनी लाकर मामूलियां लगाती और नृत्य आदि करती। ऐसे में अपने सुआटा के लिए पैसे जुटाता लड़कों का समूह चला आता और जतन से की गई हमारी मामूलिया की सजावट को तहस नहस कर विजेताओं की तरह खिल्ली उड़ाता चला जाता। हम लड़कियां खिसिया कर रह जाती। यही घटना जब लगातार 4-5 दिन होती रही तब मैंने गुस्से में आकर बबूल की टहनी खींचकर उन लड़कों के समूह के हीरो बंटी को दे मारी। बबूल के लंबे कांटे चुभने पर वह तुरंत पीछे हो गया। लेकिन हाय दैया, यह क्या! आंख के ऊपर माथे पर कांटों ने गहरा घाव कर दिया था। रक्त की रिसती बूंदे देख आधी लड़कियां डर के मारे भाग खड़ी हुई। बाकी कहने लगी, निशिता ये क्या कर डाला यार। मेरी भी डर से हालत खराब हो गई। कुछ सोचते न बना तो फिल्मी ज्ञान का उपयोग कर तुरंत अपनी फ्रॉक की फ्रिल फाड़कर उसका माथा दबाने लगी। शायद इससे लड़के होने के दम की क्षति होती थी, इसलिए वह अचकचाकर बोला, नहीं नहीं ठीक है, मामूली सी ही चोट है, और मुड़कर चला गया। जाने क्यों मुझे लगता है कि जिस तेजी से वह गया उससे दुगनी तेजी से आंसू बह निकलने को आतुर रहे होंगे। उसके पीछे पीछे लड़कों का समूह भी ज्यादा लगी तो नहीं जैसे शब्दों से चिंता व्यक्त करता उसे घर तक छोड़ने गया। मुझे जरूर घर जाने में डर लग रहा था, यह आशंका भी थी कि अब अवश्य ही उसके माता पिता मेरे घर आएंगे और मेरे माता पिता को बातें सुनाएंगे। तब संभवतः मेरे माता पिता भी बबूल की टहनी से मेरी अकड़ निकालेंगे। खैर, ऐसा कुछ ना हुआ और 3-4 दिन शांति से बीत गए। छुट्टियां खत्म होने पर स्कूल खुले और प्लेग्राउंड में बैठा हुआ मुझे दिख गया। आत्मग्लानि से मुक्ति पाने हेतु मैंने उसके पास जाकर कहा, सॉरी। उसने सिर उठाकर ऊपर देखा और बोला, इट्स ओके। तुमने अपने घर में मेरा नाम क्यों नहीं लिया? मैंने संकोच से पूछा। कैसे लेता? अपना सैंडविच कुतरना छोड़ उसने मेरी ओर ही प्रश्न उछाल दिया। घनी भौं के पास बना घाव भर चुका था, लेकिन अपनी निशानी छोड़ गया था। हाय, इस चांद से चेहरे पर यह दाग कि
इसकी माँ जरूर मुझे गालियां देती होंगी कि उसके राजकुमार की मैंने यह दुर्दशा की है। यूं भी माँ कहती है बंटी की माँ को बेटे के गोरे रंग पर बड़ा गुमान है और उनके गुमान की परिणति मेरे माँ द्वारा रोज मुझे एक नया उपटन बनाकर देने से होती थी। बंटी के प्रति आक्रोश का यह भी एक अनजाना कारण हो सकता था। यह और बात है कि मैंने उस उपटन को सदा बिना चेहरे पर लगाए नाली में बहा दिया और माँ ने सदा मेरा चेहरा छूकर कहा, देख कितना फर्क पड़ गया, रोज लगाएगी तो बंटी जैसी खिल जाएगी। बंटी के माता पिता हमारे घर नहीं आए और फिर कभी नहीं आए। बंटी ने भले ही ना बताया हो, लेकिन मोहल्ले में मंथराओं की कमी भी तो ना थी। कभी कभार मिलने पर होने वाली दुआ सलाम भी बंद हो गई और मुझे मिलने वाली उपटन की कटोरी भी। मोहल्ले के अन्य कार्यक्रमों में सम्मिलित होते हुए भी यह ख्याल रखा जाता कि आमने सामने पढ़ने की नौबत न आए। कभी आ भी जाती तो बंटी की माताजी ऊंची आवाज में बेशऊर लड़कियों के लिए उनके माता पिता को दोष देना ना भूलती और यह बताना भी कि ऐसी लड़कियां जीवन में कभी सफल नहीं हो पाती। अब सोचती हूँ श्राप तो सफलता के विपक्ष में दिया था, फिर यह प्रसन्नता को कैसे ग्रहण लग गया। 24/7 की मार्केटिंग की जॉब, डेडलाइंस, पिछले साल तक तो एक्टिवा पर ही घूमती थी। भला वो माँ का जिसे ब्याह लायक लड़की के चेहरे पर टैनिंग गवारा नहीं हुई और पिताश्री के पीछे पड़कर मुझे कार दिला दी गई। हर विजिट पर दिल्ली जैसी जगह में कार को पार्क करने के लिए स्थान ढूंढना कितना दुष्कर है, यह माँ के लिए विमर्श का विषय नहीं था। एक्सक्यूज मी, गोरे लड़के का मृदुल स्वर कानों में पड़ा। मैं बंटी को वहीं छोड़ उसकी ओर मुखातिब हुई। ब्लाइंडस्टाउन, उसने हाथों से इशारा कर अपने सहयात्री से अनुरोध किया। मैंने आंख चढ़ाते हुए कुछ इस भाव से उसे घूरा कि खिड़की से आती जरा सी धूप से कुमला आना चाहोगे। वह उठता हुआ बोला, मैं आई, और जवाब की प्रतीक्षा किए बगैर ही ब्लाइंडस्टाउन कर दिए। वह वापस अपने लैपटॉप में डूब गया और मैं अपने मोबाइल में। माँ का मैसेज था कि ट्रेन में बैठ गई ना सही से। मैंने संक्षिप्त उत्तर लिखा, हाँ। उससे पहले उनके रोज के वही सुप्रभात और पाप पुण्य के फॉरवर्डेड मैसेजेस डाउनलोड होने को हाथ पैर मार रहे थे, पर ऑक्सीजन की कमी के कारण अधर में ही लटके थे। हम भारतीय हर तकनीक के मिसयूज में कितने माहिर हैं और यह व्हाट्सएप तो माँ बाप द्वारा बच्चों की जान लेने का सबसे सटीक माध्यम। जाने किस बुरी घड़ी में माँ को मैंने स्मार्टफोन उनकी तमाम न के बावजूद गिफ्ट कर डाला। खैर, माँ का भाषण और फॉरवर्ड संदेश कितने ही बुरे लगे, लेकिन उनके हाथ का खाना बहुत याद आता है। घर के निकले ताजे मक्खन के साथ गर्मा गर्म भरवा पराठे माँ को पहले ही बोल दिया है तैयार रखने के लिए। पेंट्री अटेंडेंट ने नाश्ता लगा दिया था। अब माँ के पराठों के आगे वह और भी अधिक बेस्वाद दिख रहा था। मैंने उपेक्षा से उसे एक और खिसका दिया। वह महाशय और अन्य यात्री तुरंत जुट गए और संतुष्ट भी दिखे। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही गतिमान ट्रेन की यह खासियत है कि सोचते ही सोचते आधी यात्रा खत्म भी हो जाती है। गाड़ी आगरा कैंट पहुंच चुकी थी। हम दोनों के अलावा बैठे अन्य 2 यात्री उतर गए। वह महाशय खिड़की पर खिसक आए। एक स्त्री अपने 2 बच्चों के साथ खाली हुई जगह पर आ बैठी। उनके साथ आए पुरुष संभवतः उनके पतिदेव ने सामान ऊपर रैक में व्यवस्थित किया। आप उतर जाइए, ट्रेन चलने वाली है, कहकर उन्होंने चिंता जताई। पति ने हुक्म की तामील की और आगे बढ़ गए। दोनों बच्चों को उन्होंने सामने इशारा करते हुए कहा, भैया के साथ बैठ जाओ, और स्वयं मेरे साथ वह विराजमान हो गई। उनके पतिदेव बाहर खिड़की से हाथ हिला रहे थे। बाय बाय का आदान प्रदान खिड़की के फिक्स्ड कांच के जरिए हुआ और ट्रेन चल पड़ी। एक उच्च आवाज छोड़ते उन्होंने सामान, बच्चों और पर्स का अवलोकन किया और मुतमईन हुई कि हाँ, सब सही से आ गया है। अब उनकी दृष्टि का केंद्र बिंदु मैं थी। परिचय बढ़ाने के लिए दी जाने वाली यह औपचारिक मुस्कानें मुझे सदा भयभीत करती हैं। घर है झांसी में? उन्होंने पूछा। मैंने सहमति में सिर हिलाया।
उनके बच्चों ने अब तक चिप्स के पैकेट्स पर धावा बोल दिया था। भैया को भी दो, हमें हमेशा शेयर करके खाना चाहिए ना। उन्होंने बच्चों को मॉरल्स की किताब के दूसरे अध्याय की तीसरी पंक्ति याद दिलाई। भैया लीजिए। रेमन से ही सही, पर दोनों बच्चों ने अपने अपने पैकेट उसकी ओर बढ़ा दिए। नहीं नहीं, अभी स्नैक्स लिए हैं मैंने। एक चौड़ी मुस्कान के साथ उसने सामने ट्रे की तरफ इशारा किया। बच्चे चिप्स बच जाने की खुशी में वापस अपनी सीट पर टिक गए। आंटी को भी उन्होंने पुनः टोका और दोनों बच्चों के हाथ अब मेरे सामने थे। आंटी लीजिए। अब मेरी ट्यूबलाइट जली कि यहाँ आंटी मैं थी। मुझे काटो तो खून नहीं। गुस्सा भड़काने को वह महाशय खिड़की की तरफ मुंह छुपाए मुस्कुराए जा रहे थे। नो थैंक्स, आप खाओ। एक खिसियाई हुई झूठी मुस्कान ओढ़ मैंने कहा। देखो, दूध पियोगे तो भैया जैसे गोरे हो जाओगे। वह महिला पुनः बच्चों से मुखातिब हुई। आजकल के बच्चे हेल्दी फूड नहीं खाना चाहते, उन्होंने हमें सूचित किया। हम दोनों ने पुनः मुस्कान का सहारा लिया, जिसका भाव था कि जी आपके बच्चे, आप जानो, हमें क्या मतलब। हालांकि मेरा मन था मैं चीख कर कहूँ यह सब झूठ है। मैं बचपन से अब तक रोजाना 2 गिलास दूध पीती आई हूँ, लेकिन मेरा फेयरनेस शेड कार्ड 1 नंबर भी आगे नहीं बढ़ा। माथे पर ये निशान कैसे डाल लिया? नहीं तो चेहरा बिल्कुल हीरो जैसा है जी। उन्होंने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। मैं भी खुश हो गई कि लो बेटा, तुम्हारी बारी। उसका हाथ निशान पर गया। आहिस्ता से सहलाता वो बोला, किसी के प्यार की निशानी है। और नजरें मेरे ऊपर टिका दी। मैं हकपकाकर खिड़की से बाहर देखने लगी और उसकी नजरों का ताप चेहरे पर महसूस हो रहा था। यह कैसा प्यार हुआ भला? शक्ल ही बिगाड़ दी। उन्होंने मुंह बनाया। मेरा दिल हुआ कि बोलूं इस निशान के साथ वह और हैंडसम लगता है। भारत की आंटियों, आप कुछ और काम क्यों नहीं करती? रंग रूप की परिधि से कब बाहर आओगी? जैसा देवदास को था पारों से, वह कुछ शरारत पर आमादा था। वह क्या समझी क्या नहीं भगवान जाने, लेकिन ही करते हंस पड़ी। हंसते हुए उनके गालों पर पड़ चले गड्ढों में उनके सब पाप मैंने दफन कर दिए। अधरों का संकुचन दूर होता है तो मन का संकुचन स्वतः ही झड़ जाता है, मैंने सोचा। उनके आगे के वार्तालाप से बचने के लिए मैंने बैग से हेडफोन निकाल सिर पर लगाया और आगे के सफर के लिए जस्टिन बीबर को अपना हमसफर बनाया। बैड थिंग्स मेरे लिए सच ही डिसअपियर हो गई थी। माँ का फोन आया। राइट टाइम है ट्रेन? हाँ बाबा, ट्रेन टाइम पर है, कहकर मैंने पीछा छुड़ाना चाहा। पापा आएंगे लेने? उन्होंने संवाद जारी रखा। नहीं, पापा को बिल्कुल परेशान मत करना, मैं आ जाऊंगी, मैंने थोड़ा दृढ़ता से कहा। अकेले कैसे? वो भला इतनी आसानी से कहाँ हार मानने वाली थी। अकेले? कम ऑन माँ, मैं दिल्ली में 3 साल से अकेली रह रही हूँ और महीने में 4 बार अनजान शहरों में जाती हूँ। यह तो मेरा घर है। उफ, ये माँ भी ना। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन आ जाएंगे, घर में ही कौन सा कुछ करते हैं, कहकर माँ ने अपना फैसला सुना दिया था। लो, फिर कर ली लड़ाई ना। आप दोनों भी बच्चों जैसे लड़ते हो। अच्छा सुनो, पापा को मत भेजना, वैसे भी उनकी ड्राइविंग बहुत खराब है और मेरा इंश्योरेंस का रिन्यूअल भी पेंडिंग है। अरे ना, अब बस कोई और बहस नहीं, मैं आ जाऊंगी, बाय। फोन रख दिया। मैंने वापस जस्टिन बीबर पर स्विच किया, लेकिन इस बार सब बैड थिंग्स को मुझे ही घूरता पाया। यह आंटी जी जरूर अपने बच्चे को बोलेंगी, इन आंटी जैसा तो बिल्कुल मत बनना। आंटी शब्द की कल्पना मात्र से ही सोया गुस्सा फिर जाग उठा। मेरी कुपित दृष्टि उन्हें भस्म कर पाती, शुक्र है इससे पहले ही स्टेशन आ गया था। मैंने अपना बैग उठाया और गेट पर आ गई। प्लेटफॉर्म पर कुलियों से जान बचाकर आगे बढ़ी तो स्टेशन के बाहर ऑटो वालों ने घेर लिया। चलिए मैडम, कहाँ जाएंगी? ऑटो तो करना ही था, मैंने कहा माणिक चौक, लेकिन साथ ही एक पुरुष स्वर भी प्रतिध्वनित हुआ। मैंने मुड़कर देखा तो ये ट्रेन वाले महाशय ही थे। आइए आइए।
ऑटो वाला हम दोनों के बैग लगभग हाथ से छीनकर आगे बढ़ गया। मैं हतप्रभ सी वहीं खड़ी रह गई। एक्सक्यूज मी, आप मेरा पीछा कर रहे हैं? ना चाहते हुए भी मुझे बोलना पड़ा। नो, मैं तो आपसे आगे खड़ा हूँ। वह मुझसे 4 कदम आगे खड़ा होता हुआ बोला। सुनो मिस्टर, मैंने उसे चेतावनी देने के लिहाज से कहा, लेकिन तभी ऑटो वाले ने ऑटो लाकर खड़ा कर दिया। बैठिए बैठिए, वह चिल्लाया। लेडीज फर्स्ट कहते हुए वह महाशय अदब से साइड हो गए। मुझे नहीं जाना इनके साथ, मेरा बैग वापस दो। मैंने ऑटो से अपना बैग उठाने का प्रयास किया, लेकिन जाहिर ऑटो वाले ने उसे कसकर पकड़ लिया। क्या मैडम, मियाँ बीवी का झगड़ा तो चलता ही रहता है, आइए घर छोड़ दूं, बाकी झगड़ा वहीं कर लीजिएगा। अब गुस्से में मेरी मुट्ठियां तन गई, लेकिन मैं लोगों की नजर में कोई ड्रामा नहीं बनना चाहती थी, इसलिए यथासंभव आवाज धीमी किंतु दृढ़ रखते हुए कहा, देखो ज्यादा होशियारी नहीं, मेरा बैग वापस करो, नहीं तो क्या? अभी भी कांटे वाली झाड़ी से मारोगी? बैठो जल्दी, धूप बहुत है। वह अधिकार मेरा हाथ पकड़ ऑटो में बिठाता हुआ बोला। बंटी? मैं आश्चर्य से उछल पड़ी। बंटी? वह मुंह बनाता हुआ बोला। अब मेजर बनकर भी बंटी ही रहूंगा क्या? फिर ऑटो वाले को इशारा करते हुए बोला, अरे आप चलो भाईजान, कब तक खड़े रहोगे, अभी तो मूवी शुरू हुई है। बंटी तुम मेजर बन गया? मैंने आश्चर्य से मुंह पर हाथ रखते हुए कहा। जी, बचपन में मुझ पर बहुत जुल्मों से प्रेरित होकर, वह गंभीर होता हुआ बोला। मैं सकुचाकर हंस पड़ी। अच्छा, और जो तुम लोग करते थे वह जुल्म नहीं था? अच्छा, इतना लंबा कैसे हो गया? तब तो सबसे छोटू हुआ करता था। तो भी तो इतनी मोटी हो गई, पहले कैसी मरमैली सी थी। वह वैसा गंभीर बना रहा। मार खाओगे? मैंने 2 झापड़ उसकी बाहों पर देते हुए कहा। आउच! वह चिल्लाया। और टेंस तो सही यूज करो, खाओगे का अर्थ हुआ भविष्य में, वर्तमान में क्यों मारे जा रही हो? बहुत दुष्ट हो। मैं हंसी, फिर चौंक कर बोली, कहीं तुम ही तो नहीं वो मेजर विक्रांत शर्मा जो मेरी माँ के पीछे पड़ा है? मैंने हड़बड़ाकर व्हाट्सएप ऐप पर माँ का भेजा मेजर का विवरण खोलना चाहा। अब तक वह फोटो भी डाउनलोड हो गया था। फोटो में आर्मी की वर्दी में बंटी जी अदा से मुस्कुराते मेरी आंखों में झांक रहे थे। विवरण की अब कोई जरूरत ही नहीं रही थी। आई ऑब्जेक्ट? तुम्हारी नहीं, हमारी माँ। अरे मतलब उनके पीछे पड़े हो कि वो मेरा रिश्ता तुमसे पक्का करवा दे? मुझे साफ ही कहना पड़ेगा। जी, आप इतना लंबा सफर मेरे साथ तय करके मुझे ही देखने आई हैं। ध्यान से देख लीजिए। उसने जानकारी में बढ़ोतरी की। ओह गॉड, अब तो सब मिले हैं। तभी मैं कहूँ पापा ने कैसे टिकट बुक करवा कर भेज दिया। वह जवाब ना दे, बस विजयी मुस्कान धारण किए रहा। लेकिन एक बात तो बोलो, तुम्हारे पापा का तो ट्रांसफर हो गया था, इतने सालों से ना मिले ना बात हुई, फिर कैसे? बात कैसे नहीं हुई? रोज तो होती है। पहेलियां ना बुझाओ, सच सच बोलो, जल्दी बोलो। अब ये पजल सुलझाने को मैं आतुर थी। इंस्टाग्राम, बंटी बबली क्यूट स्टोरीज। वह चश्मा उतार मुझे देखता हुआ बोला, वो तुम हो? बहुत दुष्ट हो। चैट में तो तुम बोले थे लांसडाउन में रहते हो। हाँ, तो वही पोस्टेड हूँ। झूठ क्या है इसमें? जब मैंने कहा कि बिना मिले ही इतना स्पेशल कैसे मान लिया, तब बोले क्यों नहीं कि मिले हैं? बोला तो था कि मुझे ऐसा लगता है ही नहीं कि हम मिले नहीं हैं। Oh God, how stupid I am. But again, same question. Why me, बंटी? तुम्हारी प्रॉब्लम ये है बबली रानी कि सवाल बहुत पूछती हो और जवाब कभी नहीं तलाशती। और इस बार जवाब तलाशा तो समझ आया कि जवाब तो बहुत समय से मुझे ज्ञात ही था। मैंने प्रेम भरी आंखों से उसकी ओर देखा। ये देखो, वह मेरा हाथ पकड़ माथे से छुआते हुए बोला, अपने ही सामान की ऐसी दूरदर्शा कौन करता है? दूरदर्शा नहीं की थी, मोहर लगाई थी मैंने अपनी। मैंने शरारत से कहा और ऑटो ड्राइवर की नजरें बचाकर चुपके से मस्तक पर लगी मोहर को छू ली। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? और इसमें 2 शब्द
मामूलिया और सुआटा बुंदेलखंड के त्योहार हैं जो शरद ऋतु के नवरात्रों में बच्चों द्वारा मनाए जाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। टेक केयर।